Hi everybody, students, this is lecture number 9 of electrochemistry और आज के इस वीडियो लेक्चर में we are going to discuss an extremely important concept related to this chapter which is called Nernst equation. But before we actually start with Nernst equation, let me give you a quick recap about the previous video lecture. इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, ये जरूरी है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको रिकॉल करवा दिया जाए सो दैट आप आज के वीडियो लेक्चर के टॉपिक्स पिछले वीडियो लेक्चर से कनेक्ट कर पाएं। स्टूडेंट्स, यू माइट बी रिमेंबरिंग कि अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। आप सभी लोगों को मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी रेफरेंस, एक ऐसी यूनिवर्सल इलेक्ट्रोड होती है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को हम जीरो पे फिक्स कर देते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस लाइक जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में पास करते हैं और इस हाफ सेल को 298 केल्विन पे ऑपरेट करते हैं, तो IUPAC ने हमें रिकमेंड करा कि E नॉट ऑफ हाइड्रोजन यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यूनिवर्सली जीरो ले लिया जाएगा। और हमने हाइड्रोजन की इस एज्यूम्ड वैल्यू को यूज करके एज अ रेफरेंस यूज करके हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में किसी भी दूसरे एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करा था। डिफरेंट एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अलग अलग आई थी। कुछ एलिमेंट्स के SRP की वैल्यू नेगेटिव आई थी और कुछ एलिमेंट्स के SRP की वैल्यू पॉजिटिव भी आई थी। फिर हमने क्या करा, उन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज कर दिया फ्रॉम मोर नेगेटिव टू मोर पॉजिटिव। उस सीरीज में मैंने आपको बताया था लिथियम वाज एट द टॉप विद द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -3.03 वैल्यू थी लिथियम की, एंड फ्लोरीन एट द बॉटम था जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू थी। तो आपको याद होगा इस तरह की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम दिया गया था। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की 3 बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करा था। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन वाज रिएक्टिविटी, कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं तो अगर हम उनकी वैल्यूज ना भी देखें, अगर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ना भी दिखाई जाएं, बट हमें ये पता है कि सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, तो इवन विदाउट ऑब्जर्विंग देयर वैल्यूज, इवन विदाउट सीइंग देयर वैल्यूज, वी कैन एनालाइज कि कोई भी ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा और ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। सो दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट करने में ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहती है। आप इस सीरीज को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि रिएक्टिविटी इज एक्चुअली इनवर्सली रिलेटेड टू रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखिए, रिडक्शन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट का जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब उसमें उतनी ज्यादा गेन करने की टेंडेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें उतनी कम लूज करने की टेंडेंसी होगी, और लूज करने की टेंडेंसी कम होना मतलब रिएक्टिविटी कम होना। तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर दूसरी एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ये भी डिस्कस करी थी कि अगर उस पूरी सीरीज में से किसी भी 2 एलिमेंट्स को कनेक्ट करके अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करा जाए, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल EMF हम डायरेक्टली सीरीज में से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में आने वाला कोई भी एलिमेंट जो नीचे आता है विद रिस्पेक्ट टू एनी एलिमेंट प्लेस्ड हायर इन द सीरीज, तो नीचे वाला एलिमेंट कैथोड एक्ट करेगा, ऊपर वाला एलिमेंट एनोड एक्ट करेगा। तो आप डायरेक्टली नीचे वाले एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल में से ऊपर वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करेंगे तो आपको E नॉट सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। And the third most important application of that series was that कि इस सीरीज को देख के हम ये भी डिसाइड कर सकते थे कि whether the given reaction is feasible or not। कोई रिएक्शन अगर आपको दे दिया जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपको सीरीज की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि वो रिएक्शन उस गिवन डायरेक्शन में पॉसिबल भी है या नहीं, वो हो जाएगा या नहीं। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ऊपर आता है वो मोर रिएक्टिव होता है, एंड बीइंग मोर रिएक्टिव इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए, नीचे वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है किसी भी इक्वेशन में कि ऊपर वाला लूज कर रहा है नीचे वाला गेन कर रहा है, तो रिएक्शन सही है। बट इन केस अगर आपको किसी इक्वेशन ये दिखाया जाए कि ऊपर आने वाला एलिमेंट गेन कर रहा है और नीचे आने वाला एलिमेंट लूज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन नॉन फिजिबल होगा। इसी तरह से हमने एक सीरीज की एप्लीकेशन ये भी डिस्कस करी थी
कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी गिवन सॉल्यूशन में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जांपल आप रिकॉल करिए, हमने डिस्कस करा था कि कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में क्या हम जिंक के स्टरर को, जिंक के स्पून को रख सकते हैं या नहीं। सो द अल्टीमेट आंसर वाज नो, क्योंकि जिंक सीरीज के हिसाब से ऊपर आ रहा था, कॉपर के कंपैरिजन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, और किसी भी ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट का स्पून, स्टरर या वेसल नहीं बनाया जा सकता कम रिएक्टिव वाली सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए। अदरवाइज ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। So I hope these applications were clear to you. So this was a quick recap regarding the previous video lecture. And yes, आप लोगों से मैंने जाते जाते प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन भी पूछा था, उस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स रिकॉल करिए, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि लेट देयर बी 3 एलिमेंट्स A, B and C, और मैंने इन एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी थी। दिस वाज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। A की वैल्यू आपको दी गई थी पॉजिटिव में 0.42 वोल्ट्स, B की वैल्यू दी गई थी -1.51 वोल्ट एंड C की वैल्यू दी गई थी +1.29 वोल्ट। एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि which is the strongest oxidizing agent। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करवा दूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं ये। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन, और जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसमें मोस्ट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन होगी। आप देख सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो टेंडेंसी टू गेन सबसे ज्यादा है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट टेंडेंसी। आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिकॉल करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पड़ेंगे, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अगर मुझे किसी एलिमेंट डी का ऑक्सीडेशन करना है तो मुझे डी में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मुझे खुद तो रिड्यूस होना है लेकिन डी को ऑक्सीडाइज करना होगा। तो जो खुद सबसे अच्छी तरह रिड्यूस हो सकता है ना, वही दूसरे में से इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है। एंड आप देख सकते हैं कि C के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, C में इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की, C में इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेने की पावर सबसे ज्यादा है, इसलिए एलिमेंट C दूसरे एलिमेंट्स को ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर सकता है एज कंपेयर टू एलिमेंट A एंड B। तो ये याद रखिएगा, एक सिंपल रिलेशनशिप इनफैक्ट आप याद रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर is always directly related to standard reduction potential। जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा कैपेबिलिटी रखेगा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने की, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो क्लियरली फ्रॉम these values we can observe कि C सबसे स्ट्रॉन्गर रिडक्शन पोटेंशियल पोजेस करता है, इसलिए C स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उससे थोड़ा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट A होगा, और सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू B की है, तो B is the poorest oxidizing agent। So this was the order, C was the strongest oxidizing agent in this case। So students, this was about the previous video lecture। I hope आप लोगों को previous video lecture का एक quick summarization मिल गया होगा। अब आप आज के video lecture से ज्यादा easily connect कर पाएंगे। So let's start with today's video lecture। My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry। Students, मैंने आपको बताया आज की क्लास में we are going to discuss Nernst equation। What is this Nernst equation actually? ये Nernst equation हमें बताती क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डेवलप करी थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पर्पस ये था कि उस SHE के साथ कनेक्ट करके हम किसी भी दूसरे एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते थे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है वो रिडक्शन पोटेंशियल जो एलिमेंट उस वक्त शो करेगा जब एलिमेंट को 1 मोलर कंसंट्रेशन में इमर्स करा जाएगा और 298 केल्विन टेंपरेचर पे ऑपरेट करा जाएगा। सो ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज तब होती हैं
जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ऑपरेट करा जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस लाइक 298 केल्विन, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलर होनी चाहिए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट ऑफ जिंक -0.76 वोल्ट है, तो ये -0.76 वोल्ट जिंक में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी तब है जब जिंक को 1 मोलर ZnSO4 में डिप करा गया होगा और 298 केल्विन पे ऑपरेट करा जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को तो हम SHE की हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें एलिमेंट की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं निकालनी, किसी और टेम्परेचर पे निकालनी है या 1 मोलर के अलावा किसी और कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करनी है, तो वहां SHE फेल हो जाती है। SHE के बारे में याद रखिएगा, SHE की लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि SHE की हेल्प से आप सिर्फ 1 मोलर वाली वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोलर में इमर्स नहीं कर रखा है, 1 मोलर के अलावा किसी और कंसंट्रेशन में इमर्स कर रखा है, तो आपको नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नर्स्ट इक्वेशन गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। ये याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से वोल्टेज ऑब्टेन कर सकें, और कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितनी वोल्टेज देगा या कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड कितना पोटेंशियल एग्जिबिट करेगी, कितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप 1 मोलर के अलावा कुछ भी और कंसंट्रेशन यूज करते हैं और आप पता लगाना चाहते हैं कि उस कंसंट्रेशन पे उस सेल का EMF क्या होगा या एक गिवन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से पता लगाएंगे। इसे और क्लियरली समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सपोज कीजिए लेट देयर बी अ कंटेनर कंटेनिंग एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ Mn पॉजिटिव आयंस। लेट M बी एनी मेटल और Mn पॉजिटिव आयंस में हमने उसी मेटल M की इलेक्ट्रोड को इमर्स कर रखा है। तो नर्स ने हमें बताया कि जब भी किसी मेटल M को उसकी अपनी ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्स करा जाता है, तो उस वक्त इस मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस वक्त इस मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला ये होगा E ऑफ मेटल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ मेटल प्लस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ मेटल आयन की कंसंट्रेशन। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपने मेटल आयन की कंसंट्रेशन ले रखी है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, x मोलर, कुछ भी जो भी आपने कंसंट्रेशन ले रखी है, अगर आप इस कंसंट्रेशन पे इस मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी पता लगाना चाहते हैं, तो आप ये कंसंट्रेशन यहां पे रखेंगे और ये वैल्यू पता लगा देंगे। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये 1 मोलर वाली वैल्यू है जो हमने SHE की हेल्प से निकाली थी। ये वैल्यूज तो हमारे पास प्री नोन है, पहले से नोन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। 1 मोलर वाली वैल्यू हमारे पास नोन होती है और 1 मोलर के अलावा किसी और मोलर पे निकालना है तो हमें ये नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इस नर्स्ट इक्वेशन में R रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। T इज द टेम्परेचर। जितने भी सेल्स हम लोग ऑपरेट करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही ऑपरेट करते हैं एंड रूम टेम्परेचर इज कंसीडर्ड टू बी 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। तो टेम्परेचर इस केस में 298 केल्विन रहेगा। N इज द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, ये वेरी करेगी, अलग-अलग एलिमेंट्स के लिए अलग-अलग होगी। F इज फैराडेज कांस्टेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 96500 कूलम। फैराडे कांस्टेंट इज द कलेक्टिव चार्ज प्रेजेंट ओवर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Ln is natural log, log to the base e, और ये याद रखिएगा log to the base e को log to the base 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करा जाता है। अभी हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक्चुअली आपको ना ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में याद रखने की जरूरत नहीं। आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना, लेट अस सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन, और आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन याद रखनी है। देखिए, सपोज कीजिए E ऑफ मेटल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ मेटल प्लस R की वैल्यू हमने रख दी 8.314 इनटू टेम्परेचर इज 298, N वेरी करेगा इसलिए N को N ही रहने देते हैं। फैराडे इज 96500
और ln को LOG में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इट बिकम्स log to the base 10 द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल. एंड फाइनली स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जब आप इन सारी न्यूमेरिक वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सिंपलीफाइड इक्वेशन बन जाएगी. E of metal is equal to E naught of metal plus 0.059 upon n log of metal ion की concentration. So this is the Nernst equation for single electrode. ये याद रखिए, ये सिंगल इलेक्ट्रोड की नर्स्ट इक्वेशन है. मतलब अगर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रोड, एक सिंगल एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है किसी भी कंसंट्रेशन पे, तो उस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कैलकुलेट करा जाएगा इस फॉर्मूले से. अभी हम इस इक्वेशन को कंप्लीट सेल की नर्स्ट इक्वेशन में भी कन्वर्ट करेंगे. तो ये एक हाफ सेल की नर्स्ट इक्वेशन है, कंप्लीट सेल की नर्स्ट इक्वेशन अभी हम डिराइव करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नर्स्ट इक्वेशन. ये जरूर याद रखिएगा. अब इसी फॉर्मूले को सपोज डेनियल सेल पे अप्लाई करते हैं. मैं डेनियल सेल का एक रफ रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दूं. डेनियल सेल में आपको याद होगा कि लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में जिंक की इलेक्ट्रोड थी जिसे हमने ZnSO4 में इमर्स कर रखा था. राइट साइड वाले कंटेनर में कॉपर की इलेक्ट्रोड थी जिसे हमने CuSO4 में इमर्स कर रखा था. बीच में एक सॉल्ट ब्रिज था और एक्सटर्नली हमने इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया था जिसमें एक वोल्टमीटर लगा हुआ था. सो दिस वाज द अरेंजमेंट ऑफ डेनियल सेल. अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला है, इस डेनियल सेल के पहले जिंक पे अप्लाई करेंगे और फिर कॉपर पे अप्लाई करेंगे. सो ध्यान से देखिए, मैं ये ऊपर वाले दो स्टेप्स रब कर रहा हूं. देखिए, फॉर Zn अगर हम यही हाफ सेल का फॉर्मूला जिंक पे अप्लाई करें तो वी कैन राइट इट एज E of Zn is equal to E naught of Zn plus 0.059 upon n log of zinc ions की concentration. Let this be expression 1. और एक बार यही हाफ सेल का फॉर्मूला कॉपर पे अप्लाई करें तो फॉर कॉपर we can write this equation as E of copper is equal to E naught of copper plus 0.059 upon n log of copper ions की concentration. अब स्टूडेंट्स, अगर हमें पूरे सेल की नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है तो कंप्लीट सेल की नर्स्ट इक्वेशन के लिए we will subtract equation 1 from equation 2. So subtract 1 from 2. So 1 को 2 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं. वी कैन राइट इट एज E कॉपर माइनस E Zn इज इक्वल टू E नॉट कॉपर माइनस E नॉट Zn, E नॉट कॉपर माइनस E नॉट Zn प्लस 0.059 अपॉन n. आप देख सकते हैं दोनों में है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं. प्लस 0.059 अपॉन n log ऑफ copper minus zinc, so that will become log of copper to positive upon zinc to positive. तो ये कंप्लीट सेल की नर्स्ट इक्वेशन आ रही है. बट एनीवेज ये तो डेनियल सेल के फॉर्मेट में हो गई. अगर हम इसे एक जनरल फॉर्मेट में बनाना चाहें सो दैट ये किसी भी सेल पे एप्लीकेबल हो जाए तो देखिए, E of copper, sorry this is not, तो E of copper minus E of Zn ये तो हो जाएगा E cell is equal to E naught of copper minus E naught of Zn will become E naught cell plus 0.059 upon n log of copper to positive upon Zn to positive. अब इसे कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिए. This is a very important thing. स्टूडेंट्स, क्या आपको डेनियल सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन याद है? आपको पता है डेनियल सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन में जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था, जिंक लूज करता था, कॉपर गेन करता था. तो एक ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोगों ने ये लिखा था Zn solid plus Cu2 positive aqueous gives Cu2 positive Cu solid plus Zn2 positive aqueous. तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में ये जो कॉपर आयन न्यूमरेटर में रखे हुए हैं
ये ओवरऑल सेल रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, और ये जो जिंक आयन डिनोमिनेटर में रखे हुए हैं ये ओवरऑल रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसी फॉर्मेट को हम इस इक्वेशन के कंपैरेटिव ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये इक्वेशन लगानी होगी। ये याद रखिएगा, कोई भी सेल अगर आपको दिया जाए उस सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन आप लिख सकते हैं, या प्रोबेबली ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको दिया जाएगा तो उस ओवरऑल सेल रिएक्शन में जो भी आयन रिएक्टेंट की साइड पे होंगे वो इस फॉर्मूले में ऊपर रखे जाएंगे, और जो भी आयन प्रोडक्ट की साइड पे होंगे वो इस फॉर्मूले में नीचे रखे जाएंगे विद अ पॉजिटिव साइन इन दिस फॉर्मूला। ये मैं आपको एक्सप्रेशन तब बता रहा हूं स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, जब आपने यहां पे पॉजिटिव साइन यूज करा है। कुछ बुक्स में आपको यहां पे नेगेटिव साइन मिलेगा, अगर यहां नेगेटिव साइन हुआ तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो ये याद रखिएगा, दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल। ये कंप्लीट सेल की नस्ट इक्वेशन हो गई। इससे आपको ईएमएफ पता चलेगा, सेल पोटेंशियल पता चलेगा, और वो जो मैंने आपको इस तरह की इक्वेशन लिखवाई थी वो एक सिंगल इलेक्ट्रोड की नस्ट इक्वेशन थी, उससे आपको एक सिंगल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता लगता है। तो दिस आर द फॉर्मेट्स ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन जरूर याद रखिएगा, E cell is equal to E naught cell plus 0.059 upon n log of concentration of reactants upon concentration of product। अगर आप यहाँ पे concentration 1 मोलर रख दें तो आप देखेंगे ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि log 1 जीरो होता है और E naught cell E cell के बराबर ही हो जाएगा, because we know E naught cell तो ऑलरेडी उसे बोलते हैं जो 1 मोलर पे मेजर करा गया है। लेकिन अगर हमें 1 मोलर के अलावा किसी और वैल्यू पे मेजर करना है तो हम वो वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं और वो वाला ईएमएफ निकाल लिया जाता है। तो बेसिकली एक बार फिर से ध्यान दीजिए, नस्ट इक्वेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम इसीलिए बनाते हैं ना ताकि इससे वोल्टेज ऑब्टेन कर सकें, और इससे मिलने वाली वोल्टेज ये है, और ये वोल्टेज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रही है। तो कैन वी सिंपली से कि नस्ट इक्वेशन गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल and the concentration of electrolytes used। किस कंसंट्रेशन पे क्या वोल्टेज मिलेगी वो रिलेशनशिप हमें नस्ट इक्वेशन से पता चलती है। सो आई होप द नस्ट इक्वेशन इज क्लियर टू यू। और नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस नस्ट इक्वेशन पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई सर्टेन क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको जनरली एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी विद द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स, और उस कंसंट्रेशन को यूज करके आपको ईएमएफ निकालना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है Mg सॉलिड स्लैश Mg2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, फिर सॉल्ट ब्रिज, तो पैरेलल लाइंस सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। अक्रॉस दिस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलर स्लैश कॉपर सॉलिड। इस तरह की एक सेल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में दी जाएगी, और इस सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको E नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम एंड E नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर, इनकी वैल्यूज भी दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.37 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस में 0.34 वोल्ट्स। सो यूजिंग these values, using this cell representation, we are supposed to calculate E cell। हमें E cell कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले एक आदत डाल लीजिए कि जब भी आप नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसके सेल रिएक्शंस लिखा करिए। सेल रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले आदत डाल लीजिए कि सेल रिएक्शन लिखना ही है, चाहे आपको क्वेश्चन ना बोला जाए, बट यू हैव टू राइट द सेल रिएक्शन। तो आप देखिए सेल रिएक्शन लिखते हैं। पहले आप देख सकते हैं इसमें मैग्नीशियम एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में आता है वो एनोड होता है और एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एट एनोड हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि Mg solid gives
Mg2 positive aqueous plus 2 electrons. Mg ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, कॉपर आयन ने गेन करेंगे, तो कैथोड का रिएक्शन ये होगा, copper 2 positive aqueous will gain 2 electrons to form copper solid. So this is the reaction of cathode. Let this be cathode. और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगा Mg solid plus Cu2 positive aqueous gives Cu solid plus Mg2 positive aqueous. So this is the overall cell reaction. इस ओवरऑल सेल रिएक्शन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से आयन रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, कौन से आयन प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं, सो दैट आप क्लियरली फॉर्मूला अप्लाई कर सकें. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, E cell is equal to E naught cell plus 0.059 upon n log of reactant upon product. So देखिए E cell तो हमें कैलकुलेट करना है. E naught cell होता है E naught कैथोड माइनस E naught एनोड. यहाँ पे कैथोड कॉपर है, एनोड मैग्नीशियम है, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज E naught of copper minus E naught of magnesium. ये हमें करना होगा प्लस 0.059 अपॉन n log of reactant अपॉन प्रोडक्ट. देखिए इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ कॉपर आयंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन आपको न्यूमरेटर में प्लेस करनी है और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में प्लेस करनी है. नाउ अब देखिए E cell is equal to E naught of copper की वैल्यू में दे रखी है 0.34 माइनस E naught of magnesium की वैल्यू. So magnesium is already negative minus 2.37, तो माइनस का 2.37 will become 2.37 in positive plus 0.059 upon n. देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन लिखने की एक एडवांटेज ये भी होती है कि आपको n का एक क्लियर रिकॉग्निशन मिल जाता है. Mg आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. सो दैट्स व्हाई n वुड बी 2 log ऑफ कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.0001, दैट कैन बी रिटन एज 10 की पावर -4, और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001, दैट इज 10 की पावर -3. So upon cancellation this will become 10 की पावर -1. अब देखिए 0.34 plus 2.37 this will become 2.71 plus 0.059 upon 2 this will become 0.0295 log of 10 की पावर -1. अब log की प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है कि ये जो 10 की पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी, so this will become 2.71 minus 0.0295 and log 10 is 1 and ultimately the answer will become 2.6805 volts. So this is the way कि Nernst equation solve करी जाती है. Ultimately 2.6805 is the EMF of this particular cell जब आप मैग्नीशियम और कॉपर की ये कंसंट्रेशन यूज करेंगे. तो चलिए क्विकली एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपको फिर एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई है Sn solid slash Sn2 positive 0.05 molar, then salt bridge, across the salt bridge H positive ions की concentration 0.02 molar slash H2 के आगे ब्रैकेट में लिखा है 1 बार कॉमा प्लैटिनम. अब ये आपको याद होगा कि हाइड्रोजन की डायरेक्टली इलेक्ट्रोड नहीं बनती थी, हाइड्रोजन को प्लैटिनम के थ्रू पास करा जाता था. तो जब भी हम हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो उसमें H2 प्लैटिनम जरूर लिखते हैं. ठीक है, इस इक्वेशन में आपको E naught ऑफ Sn2 पॉजिटिव स्लैश Sn की वैल्यू दे रखी है -0.14 वोल्ट. एंड अगेन यू हैव टू कैलकुलेट E cell कैलकुलेट करना है आपको. याद रखिए कोई भी ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा
उसमें E नॉट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं दी जाती है, बिकॉज E नॉट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको मालूम होगी E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज टेकन एज 0. सो अगेन वी हैव टू अप्लाई द सेम फार्मूला. सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं. E cell is equal to E नॉट सेल. E नॉट सेल होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. तो इस केस में इट शुड बी E नॉट ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव स्लैश H माइनस E नॉट ऑफ Sn2 पॉजिटिव स्लैश Sn. ये करना होगा E नॉट सेल की जगह प्लस 0.059 अपॉन n log ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट. अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स आके कई बार अटक जाएंगे कि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कैसे पता लगे. तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इक्वेशंस लिखने की आदत जरूर डाल लीजिए. देखिए सबसे पहले रिएक्शंस लिखते हैं. देखिए आपको पता है कि 10 यहां पे एनोड है, तो एट एनोड ये रिएक्शन होगा. Sn solid gives Sn2 positive aqueous plus 2 electrons. हाइड्रोजन राइट साइड में है सॉल्ट के, ये कैथोड एक्ट करेगी, तो कैथोड पे रिएक्शन होगा 2H positive aqueous plus 2 electrons will produce H2 gas. और ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा Sn solid plus 2H positive aqueous gives Sn2 positive aqueous plus H2 gas. अब स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस याद रखिए. मैंने आपको बताया कि यहां पे लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखते हैं, बट जस्ट रिमेंबर इट कि अगर आपके ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई गैसियस स्पीशीज इंक्लूडेड है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर उस केस में आपको गैस का प्रेशर भी इंक्लूड करना पड़ेगा यहां पे कंसंट्रेशन के साथ. आयंस की कंसंट्रेशन ली जाती है और गैसेस का प्रेशर लिया जाता है, और जब भी कोई गैस इन्वॉल्व होगी तो कोई ना कोई प्रेशर आपको जरूर दे रखा होगा. जैसे इस केस में 1 बार दे रखा है. सो आप एक बार देखिए, पहले फॉर्मूला देखिए. फॉर्मूला होता है हमारा लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट. देखिए रिएक्टेंट की तरफ सिर्फ एक आयन आ रहा है H पॉजिटिव, और ये भी याद रखिएगा, ये आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशंस लिखते हुए सीखा था कि किसी भी आयन का जो कोएफिशिएंट होता है वो उसकी कंसंट्रेशन की पावर में रेज करा जाता है. तो हम यहां पे लिखेंगे लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि H का कोएफिशिएंट 2 है. सो आप देख रहे हैं इक्वेशन लिखने की बहुत सारी एडवांटेज होती है. इक्वेशन लिखने से आपको एक तो ये पता चलेगा रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट में क्या चीज ऊपर रखनी है, क्या चीज नीचे रखनी है. फिर इक्वेशंस लिखने से आपको n पता चलेगा. इक्वेशन लिखने से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किसी आयन का कोई कोएफिशिएंट लगाना है या नहीं. तो रिएक्शंस लिखने की आदत तो डाल लीजिए हमेशा. तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट. अब देखिए प्रोडक्ट की तरफ एक तो Sn2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, तो Sn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो दैट वुड बी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. गैस का प्रेशर ले लिया जाएगा. अब देखिए E सेल इज इक्वल टू E नॉट हाइड्रोजन माइनस E नॉट 10. हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, 10 की वैल्यू देखिए -0.14 प्लस 0.059 अपॉन 2. अगेन आप देख सकते हैं 10 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, हाइड्रोजन ने 2 गेन करे. लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सो दैट वुड बी 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की कंसंट्रेशन 0.05, इसका स्क्वायर नहीं करना, और प्रेशर दे रखा है 1 बार, उसे हम एज इट इज 1 रख देंगे. सो अब फाइनली देखिए स्टूडेंट्स, this would be 0.14 plus 0.0295 log of 0.02 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 into 10 की पावर -4, और 0.05 कैन बी रिटन एज 5 into 10 की पावर -2. तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 की पावर कैंसिल होने पे 10 की पावर -2 बचेगी ऊपर. ये हो जाएगा 0.14 plus 0.0295 log of 4 minus 2 log 10 minus log 5. ये log की मैंने प्रॉपर्टी लगाई. आपको पता है log a into b is log a plus log b. फिर log की एक प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है -2 log 10, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो माइनस हो जाता है. तो log 4 -2 log 10, और ये डिनोमिनेटर में था -log 5. अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं समझ में आया तो इसके लिए आपको log की प्रॉपर्टीज देखनी होगी क्या होती है. अब फाइनली हम इनकी वैल्यूज रखेंगे. 0.14 plus 0.0295 log 4 is 0.6021 minus 2 log 10 2 हो जाएगा, क्योंकि log 10 1 होता है,
-0.6990. So that would be 0.14 plus 0.0295 और जब आप इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -2.0969 और अल्टीमेटली इस पूरे फाइनल आंसर को सॉल्व करने के बाद द फाइनल आंसर शुड बी 0.0782 volts. So this is the final answer and this is the way कि हम नस्ट इक्वेशन पे बेस कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी गिवन सेल किन किन कंसंट्रेशन पे क्या-क्या वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा. तो नस्ट इक्वेशन प्रोवाइड्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड एंड द वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ सेल. अब स्टूडेंट्स फाइनली एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको फिर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. एक नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा. सपोज कीजिए एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है आपको कैडमियम सॉलिड स्लैश कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस और कैडमियम की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर. देन सॉल्ट रिच अक्रॉस द सॉल्ट रिच हमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 मोलर. इसे 0.2 से 0.1 कर देता हूं मैं. स्लैश H2 इसका प्रेशर दे रखा है 0.5 atm 0.5 atm. ध्यान दीजिएगा इस बात पे. एंड कॉमा प्लेटिनम. सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन और आपको E नॉट ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव स्लैश कैडमियम की वैल्यू भी दे रखी है. E नॉट ऑफ कैडमियम याद रखिएगा -0.403 वोल्ट and you have to calculate E cell. So students, this is your homework. ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है. याद रखिए सबसे पहले रिएक्शंस लिखिएगा. रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्टेंट की तरफ क्या-क्या आयन आ रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ क्या-क्या आयन या गैसेस स्पीशीज आ रही हैं एंड अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज टू बी सॉल्व्ड बाय यू. मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नस्ट इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व और सिंप्लीफाई करा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम फाइनली यहीं रैप अप करेंगे. अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल प्रोसीड विद सम न्यू एंड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.